चलिए आज देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। इस टॉपिक पर चलेंगे। हम विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे, उसके पहले ऊष्मा देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा, पहला जो हमने आपको 4 चैप्टर बताए थे उसमें पहला तापमापन पढ़े थे। ठीक, तापमापन में 2 लेक्चर हुआ और 2 लेक्चर के सहारे आप तापमापन के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। रही बात विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चैप्टर है। इसको मन से पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन बन पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके क्वेश्चन क्या होता है, मिक्स भी करके आते हैं। जैसे ये टॉपिक दोनों मिक्स करके पहले तो दे देगा, अलग अलग भी दे सकता है, और बताएं मैकेनिक्स से जोड़ के दे सकता है। बड़ी मज़ेदार बात यह है, मैकेनिक्स से जोड़कर इसका दे सकता है, इलेक्ट्रिक से जोड़कर दे सकता है। कैसे, ज़रा समझ लिए। जैसे विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा पे सवाल जब करता है तो ये कह सकता है कि कोई चीज़ गतिमान है, गति में है और टक्कर मारा और गर्म हुआ, तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर ms डेल्टा टी में बदल गया। कोई ऊपर से गिरी वस्तु पिघल गई, मतलब बर्फ ऊपर से कितनी ऊंचाई से गिरे कि पिघले, तो ये सब तरह के सवाल इसमें आ जाएंगे। पानी गर्म कर रहे हैं ठंडी में, तो जो राड डालते हैं I स्क्वायर RT, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, इस तरह से, तो I स्क्वायर RT बदलेगा किस में, ms डेल्टा टी में, तब उसे हीट मिलेगी, पानी गर्म होगा। तो बड़ा गजब का सवाल यहाँ से बनता है। अब ध्यान से समझेंगे तो ये चैप्टर अच्छा लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्वेश्चन के नज़रिए से भी। लेकिन उससे पहले हम ऊष्मा समझते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी सहायता से होता क्या है, इसकी सहायता से गर्माहट और ठंडेपन का बोध होता है, आभास होता है। ऊर्जा है तो कोई कार्य करेगा, इससे कोई कार्य हम करेंगे। क्या आभास करते हैं कि क्या, गर्मी और ठंडी का। किससे, ऊष्मा से। जब हमारे बाहर से ऊष्मा हमारे बॉडी में आती है तो हमें गर्मी लगता है, और हमारे बॉडी से बाहर जाती है तो हमें ठंडी लगती है। तो आप कहेंगे इसका मतलब हमारे बॉडी में ऊष्मा है या बाहर किसी बॉडी में ऊष्मा है? नहीं, बाहर ऊष्मा नहीं है किसी बॉडी में, ना तो हमारे बॉडी में ऊष्मा है। जैसे आप समझिए, एक पिंड ए है, ये पिंड ए है, एक पिंड ए बी, ये बी है, ए है, ठीक। अब ये मान लिए हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 100 पे है, 50 पे है, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसमें ज़्यादा ऊष्मा है किसमें? आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऊष्मा किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है किसमें? तो हम कहेंगे ऊष्मा न इसमें है न इसमें है, ऊष्मा नहीं है। तब ऊष्मा तो होगा सर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसके अंदर है ऊर्जा। इसके अंदर क्या है, ऊर्जा। इसकी इंटरनल एनर्जी अपनी ऊर्जा है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर आया है। अब इसके अंदर जो ऊर्जा है, अब वह ऊर्जा अधिक ताप से कम ताप पे जब बहती है, फ्लो होती है इस तरह से, तो इस रास्ते में इसका नाम क्या है, ऊष्मा है। यहाँ पर इसका नाम ऊष्मा है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ऊष्मा नाम है। तभी ऊष्मा का जब डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ऊष्मा कहते हैं इसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। इसके अंदर भी क्या है, ऊर्जा है। यही चीज इसके अंदर ऊर्जा है, उसी का नाम अलग रास्ते में अलग न रख दिए हम। ऊर्जा जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है तो उस समय उसको क्या करें, ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, आपने पढ़ा ना, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। ताप में अंतर के कारण। सर तापांतर में, ताप में अंतर, 100 डिग्री 50 डिग्री, तब फ्लो करेगा। ताप में अंतर नहीं होगा तो नहीं फ्लो करेगा। जैसे देखो ए बी, ए भी 100 डिग्री पे है, ए भी 100 डिग्री पे है, इसके अंदर भी ऊर्जा है, इसके अंदर भी ऊर्जा है, लेकिन अब फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं जाएगी? कारण ए भी 100 पे है, ए भी 100 पे है। तो ताप में जब अंतर आएगा, ताप में अंतर क्या है, 0 है। ताप में अंतर क्या है, 0 है। तो ऊष्मा क्या होती है, Q बराबर ms डेल्टा टी फार्मूला होता है ऊष्मा का। जब तापांतर 0 तो Q बराबर 0 हो जाएगा। डेल्टा टी 0 तो Q बराबर 0, Q मतलब ऊष्मा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कहानी हो जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। हमारे बॉडी का ताप क्या है, मान लो 37 है, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इस समय 15 डिग्री सेल्सियस, ठंडी है। तो हमारे बॉडी से ऊष्मा क्या होगी, बाहर जाएगी। अब कहोगे सर ऊष्मा जाएगी? हाँ, एनर्जी जाएगी बाहर, और वो जब बाहर गई है तो उसका नाम ऊष्मा। बाहर से जो एनर्जी, अगर बाहर का टेम्परेचर गर्मी में क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, अपना तो 36 या 37 लगभग है, मान लो 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का क्या है, 42, 43, 44, 45, 46,
टेम्परेचर हाई होता है तो अधिक ताप से कम ताप में बहती है, तो बाहर से उष्मा क्या होगी, हमारे बॉडी में आएगी। जो एनर्जी हमारे बॉडी में आ रही है उसका नाम उष्मा। तापांतर के कारण जो ऊर्जा फ्लो होती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा। तापांतर के कारण ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसे कहते हैं उष्मा। जैसे विभवांतर के कारण जो ऊर्जा बहती है उसका नाम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। उसी तरह ताप में अंतर के कारण जो ऊर्जा बहती है उसका नाम है उष्मा। उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, इसीलिए कहा जाता है उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बातें समझ में आ रही हैं। जैसे आपको एकदम देसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए। आप हैं कोई मोहन सोहन चंगू मंगू जो भी हैं, ठीक है। आप अपने घर पर जब हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देखिए, घर पर हैं, घर पर यहाँ हैं, जब आप घर पर, तो घर वाले आपको कुछ नाम से ही पुकारते हैं, जिसको जिस नाम से पुकारते हैं वो अपना नाम समझे। मान लो मोहन, मोहन प्यारे, तो घर पर मोहन बुलाते हैं कि मोहन इधर आओ, मोहन उधर जाओ, हैं। बट यही मोहन जब कहाँ इलाहाबाद आ रहे हो पढ़ने ना, प्रयागराज, चलो प्रयागराज अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो चले बस में बैठे, बस में ट्रेन में कहीं बैठे। अब बस में जब आप बैठ गए तो जब टिकट वाला आएगा टिकट देने, तो आपसे कहेगा मोहन टिकट ले लो। वो आपको क्या जाना है, आपसे यात्री हो ना, उसके लिए आप यात्री हो, भाई कहाँ जाना है। मान लो ट्रेन पकड़ने गए तो वहाँ क्या अनाउंस होगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो मतलब आप यात्री हैं, उसके वहाँ यात्री हैं, पैसेंजर हो गए ना, नाम से नहीं, आप इंडिविजुअल पर्सन एक ही हो। यहाँ मोहन के नाम से जाना गया, यहाँ क्या हुआ, यात्री बन गए। अब यही आ गए इलाहाबाद, इलाहाबाद चले गए कोचिंग में। ये कहाँ गए आप, कोचिंग, कोचिंग में चले गए। अब कोचिंग में आपको मोहन और यात्री तो बुलाएंगे नहीं, कोचिंग के लिए आप क्या हो गए, छात्र हो गए। कोचिंग में जब हैं आप छात्र हैं, समझ रहे नहीं, छात्रगण कृपया ध्यान दें। ठीक, इस लेक्चर को बहुत ध्यान सावधानी से पढ़ें। तो मतलब है एक व्यक्ति, उसको घर उसके नाम से, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, तो अलग अलग संबंध से बुला रहे हैं। यहाँ उसको यात्री है, और यही जब कोचिंग में पहुँचा तो छात्र हो गया। ठीक उसी तरह से ऊर्जा, इस बॉडी में ऊर्जा है, इस बॉडी में ऊर्जा है, लेकिन यही ऊर्जा जब ताप के अंतर के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गई तो उसका नाम क्या पड़ गया, उष्मा। तो यहाँ इसका नाम पड़ गया उष्मा। ठीक, इसके अंदर गई ऊर्जा। तो ऊर्जा जो उष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम लिख देते हैं। देखिए क्या, अब आप देख सकते हैं उष्मा क्या है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है। यही हमने समझाया था। उष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। अधिक ताप से कम ताप में तब तक बहेगी जब तक कि दोनों का ताप इक्वल न हो जाए। ठीक, और फिर क्या कर रहा है, जब जिस ताप पर दोनों ताप बराबर हो जाते हैं, दोनों वस्तु जिस ताप पर बराबर हो जाते हैं उसे ही समान ताप कहते हैं। इस समान ताप को ही साम्य ताप या मिश्रण का ताप कहते हैं। जो कहता है साम्य ताप या अंतिम ताप बोलता है ना, या मिश्रण का ताप क्या होगा, दो चीज़ें मिलाई जाएंगी तो मिश्रण का ताप या अंतिम ताप वही ताप होगा जिस पर दोनों का ताप इक्वल हो जाएगा, जब उष्मा इस वस्तु से उसमें, उस वस्तु से इसमें नहीं आ जाएगी। ठीक, क्योंकि Q बराबर एम डेल्टा टी में डेल्टा टी दोनों के लिए जीरो हो जाएगा। तब जब तक जीरो डेल्टा टी नहीं होगा तब तक इधर से उधर उष्मा जाती रहेगी जब तक ताप बराबर न कर ले। ठीक, उष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी तथा जूल में भी मापा जाता है। कैलोरी साइंटिस्ट, जूल साइंटिस्ट, किलो कैलोरी, किलो बड़ा मात्रक है ना। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। एग्जैक्ट तो इतना होता है, लेकिन 4.18 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें यूज नहीं करते। यूज क्या करते हैं, 4.2 जूल। क्यों इससे 4.2 जूल आ गया भाई, ये 8 हटाओगे तो 8 के पहले 1 है, 1 में 1 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि 5 से बड़ी संख्या है, अगर ये हटाई गई तो उसके पहले 1 जुड़ जाएगा, तो 4.2 जूल लिख देते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एग्जैक्ट जो है हम लोग तो इसे वैल्यू होता है, लेकिन सॉल्व करने की सुविधा के लिए 4.2 जूल रखा जाता है। ठीक है, ताकि गुणा भाग करने में आसानी हो। तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाए, किलो का मतलब वही है कि 1000 का गुणा हो जाना। किलो का मतलब क्या होता है, 1000 का गुणा हो जाना। तो 4.2 गुणे 10⁻³ लिख सकते हो जूल। तो कहीं ऐसा भी ले कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल, तो ऐसे भी रहेगा 4.2 × 10⁻³ जूल, ऐसे रहेगा। तो ये बात तो एक ही है, लेकिन ये 10⁻³ हमको कम जमता है। पर्सनली हम अपने सुविधा के लिए बता रहा हूँ। तो 1000 गुणा करते हैं, हमें 4200 बड़ा अच्छा लगता है। ठीक, तो 4200 जूल कर देता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल अच्छा लगता है।
इसी का गुणा कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो समझाने में मज़ा आता है, इसलिए हम 4200 कहते हैं। ठीक है, तो जूल क्या है, एसआई मात्रक है ऊर्जा का, आपको पता ही है। तो जब भी हम एसआई में बदलना चाहेंगे तो जूल यूज कर लेंगे, काम खत्म। बाकी कैलोरी तो है ये है, कैलोरी और जूल में रिलेशन हो गया है ये। ठीक है, तो क्या है उष्मा आपको समझ में आ ही गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर विशिष्ट उष्मा टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक, तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए क्या हेडिंग है, विशिष्ट उष्मा। ठीक, तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है, बड़े मज़ेदार बात है। देखिएगा, एक कोई वस्तु है, ये दूसरी कोई वस्तु है। ठीक, इसका द्रव्यमान कम है, 1 किलो की है और ये 5 किलो की है मान लो। तो अगर गर्म करना है इन लोगों को तो उष्मा किसे ज़्यादा चाहिए, इसको चाहिए ज़्यादा। क्यू माने उष्मा, यहाँ एच से हीट्स को एच से भी प्रदर्शित करते हैं, क्यू से भी करते हैं, हम लोग यहाँ क्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और या इसको उष्मा ज़्यादा चाहिए अगर गर्म करना है। तो आप बताइए, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उससे ज़्यादा उष्मा चाहिए, जिसका द्रव्यमान कम है उससे कम उष्मा चाहिए। ठीक, तो भाई समान टेम्परेचर तक गर्म करना है, इसको भी 50 डिग्री, इसको भी 50 डिग्री, तो इसको ज़्यादा उष्मा चाहिए क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब जो उष्मा है, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। द्रव्यमान की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उष्मा ज़्यादा चाहिए, मास कम होगा तो उष्मा कम चाहिए। सिंपल सी एक बात समझ में आई गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए दो वस्तु हैं। ठीक है, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु भी है। ठीक, अब इसको हम ज़्यादा उष्मा दिए, ए को हम ज़्यादा उष्मा दिए। ठीक है, ए को ज़्यादा उष्मा दे रहे हैं और बी को कम उष्मा दे रहे हैं। ठीक, ए को मान लो हम 100 कैलोरी उष्मा दिए और बी को हम 10 कैलोरी उष्मा दिए। ठीक, अब दोनों सेम मास पे हैं, मान लो सेम मास पे। अब क्या होगा, होगा ये कि जो ज़्यादा उष्मा पाएगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर में वृद्धि ज़्यादा होगी कि नहीं। ताप वृद्धि को डेल्टा टी से दिखा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा थीटा से भी दिखाया जाता है। डेल्टा टी माने ताप में वृद्धि या ताप में कमी या तापांतर। डेल्टा टी तीनों बात बताएगा। तापांतर मतलब ताप में वृद्धि या कमी। अगर हम उष्मा दे रहे हैं 100 कैलोरी तो वृद्धि होगी, इधर 10 कैलोरी दे रहे हैं यहाँ भी वृद्धि होगी, तो यहाँ डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि। तो अगर 10 कैलोरी दिए और यहाँ 100 कैलोरी तो कौन ज़्यादा गर्म होगा, मेरे भाई गर्म तो ये ज़्यादा होगा। हाँ, आपको 10 रुपये दिए और आपके पड़ोसी को 100 रुपये दिया, कौन ज़्यादा गर्म होगा, तो गर्म तो 100 रुपया वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही बात है, तो 100 वाला ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उष्मा ज़्यादा देने पर टेम्परेचर वृद्धि भी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसका मतलब जो उष्मा Q है वो डेल्टा T के भी अनुक्रमानुपाती है। ज़्यादा उष्मा तो ज़्यादा तापांतर, और उष्मा लोगे ज़्यादा तो ठंडा कौन हो जाएगा, जिससे ज़्यादा लोगे, ये भी है। इसलिए ताप में वृद्धि और ताप में कमी दोनों है डेल्टा T, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। ताप में वृद्धि और कमी दोनों दिखाए तो उसे क्या बोलते हैं, तापांतर। इसका मतलब सीधी बात है कि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए दी जाने वाली उष्मा, और ठंडा करना है तो क्या होगा, उससे उष्मा खींचोगे बाहर, निकाल लोगे तो ठंडी हो जाएगी, और गर्म करना है तो उष्मा दे दो तो गर्म हो जाएगी। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली उष्मा अथवा ठंडा करने के लिए ली जाने वाली उष्मा, दी जाने वाली ली जाने वाली, दोनों उष्माएं उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होंगी और तापांतर के भी अनुक्रमानुपाती होंगी। तापांतर और द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होंगी। बात समझ में आया। अब दोनों के अनुक्रमानुपाती करके हम कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। चलो इसे हटा के बताते हैं। क्या Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m, और Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर, डेल्टा T, जैसा कि हमने पहले समझा दिया। और ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, यही ली जाने वाली उष्मा हो जाएगी, गर्म करोगे दी जाने वाली उष्मा हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों एक साथ कर लो तो क्या आ जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा T हो जाएगा। दोनों एक साथ हो गए। इसे हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, एक आपको पता ही है कांस्टेंट आता है, अगर अब तक सीखे होंगे फिजिक्स थोड़ा बहुत, तो इसके स्थान पे कांस्टेंट आता है जिसे यस से हम डिनोट करते हैं। कभी कभी आपको सी से भी डिनोट मिलेगा। यस इसलिए कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट है इसलिए यस से, स्पेसिफिक हीट इसलिए यस से, यही कांस्टेंट है। और m इंटू डेल्टा टी, ठीक है, यस m डेल्टा टी। या इसी को अच्छा लगने के लिए हम ऐसे भी करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा देखिए, Q बराबर m/s डेल्टा टी। एकदम से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। Q बराबर ms डेल्टा टी। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल किसी में भी आ सकता है, बात ध्यान देना।
वो डिनोट करेगा कि यस किस में है, उसके अनुसार हम लोग वैल्यू रखेंगे। यम ग्राम में भी हो सकता है, किलो में भी हो सकता है। अच्छी बात है सर, अच्छा है, बढ़िया। ये है संबंध। क्यू क्या है, किसी वस्तु को दी जाने वाली उष्मा। यम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान। डेल्टा टी क्या है, उस वस्तु में तापांतर। अगर उष्मा दे रहे हो ताप वृद्धि हो जाएगा, उष्मा ले रहे हो ताप में कमी हो जाएगा, तो तापांतर। यस क्या है सर, यस एक कांस्टेंट है, लेकिन यस यहाँ क्यों लिखे हैं, क्या है यस, तो यस बता रहा हूँ यस क्या है। तो यस है जहाँ यस है विशिष्ट उष्मा, किसकी, वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट उष्मा। किसकी है, पदार्थ की। किस पदार्थ की, जिस पदार्थ का वस्तु बना है। जिस पदार्थ का वस्तु बना है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, किसी चीज का, तांबा किसी का बना होगा ना, तो उसकी विशिष्ट उष्मा होती है। अर्थात यह पदार्थ पर निर्भर करती है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती कि 1 ग्राम का जो विशिष्ट उष्मा होगा वही 1 कुंतल का भी होगा, वही एक, जैसे 1 ग्राम सोना का विशिष्ट उष्मा जो है वही 1 कुंतल सोने के, चाहे जितना हो वही विशिष्ट उष्मा। 1 ग्राम जल का जितनी विशिष्ट उष्मा होगी वही पूरा, चाहे जितना ड्रम जल भर दो, चाहे टंकी भर दो, चाहे पूरा गंगा जल भर दो, सब विशिष्ट उष्मा समान आएगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो मास पे नहीं डिपेंड करता। किस पर डिपेंड करता है, केवल पदार्थ पर। पानी के अलग होगा, सोना का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, लोहा का अलग होगा। सर ये है क्या, मैं बता दे रहा हूँ। विशिष्ट उष्मा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर इसको आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। यस बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, यस बराबर क्या हो जाएगा सर, क्यू अपान यम डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं, देख लो। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको निकालना हो सर, यदि यम बराबर 1 ग्राम एंड डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलो ले लो, आपके ऊपर है। तो 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, तो जरा बताओ, एक इसको ले लिए, एक इसको, एक इसके स्थान पे, एक इसके स्थान, तो यस बराबर क्या आ गया सर, यस बराबर क्यू आ गया। इसका मतलब तो समझ गए यस क्या है भाई, है उष्मा, विशिष्ट उष्मा है। इसका मतलब एक विशेष प्रकार का उष्मा है, एक विशेष प्रकार का उष्मा है। वो विशेष प्रकार का उष्मा क्या है, जो पदार्थ पे डिपेंड करता है, मास पे नहीं। उष्मा तो मास पे डिपेंड करेगी, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा चाहिए, कम मास है तो कम, लेकिन जो विशिष्ट उष्मा होती है उस पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे किसी भी पदार्थ का विशिष्ट उष्मा निकालना है, लोहे का निकालना है, सोने का निकालना है, चांदी का निकालना, आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 ग्राम लोहा ले लीजिए, लोहे का विशिष्ट उष्मा निकालना है, उसे गर्म करिए। 1 ग्राम लोहा ले लिए, उसको गर्म करना शुरू किए, उष्मा देना शुरू किए, बस 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़े, थर्मामीटर लगाए रहिए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़े, रोक दीजिए। जितनी उष्मा आपने दिया वही उष्मा क्या होगी, पूरे लोहा के लिए क्या काम करेगी, विशिष्ट उष्मा बन जाएगी, यस बन जाएगी, पूरे लोहा के लिए विशिष्ट उष्मा हो गई। सर चांदी की विशिष्ट उष्मा निकालना है, बस पूरे चांदी की जरूरत नहीं, 1 ग्राम चांदी लीजिए, उसका ताप 1 डिग्री तक गर्म करिए, जितनी उष्मा आपने दिया वही उष्मा क्या कहलाएगी, पूरे चांदी की विशिष्ट उष्मा हो जाएगी। बातें समझ में आ रही, क्लियर। सर पानी की विशिष्ट उष्मा निकालना है, कुछ नहीं करना है, पानी 1 ग्राम लीजिए, 1 ग्राम जल ले लीजिए, जल, 1 ग्राम जल ही जीवन है, ठीक। अब उसको गर्म करिए, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तक। जितनी उष्मा आपने देना है, जितनी उष्मा वो खाया वही उष्मा क्या हो जाएगी, उस जल की विशिष्ट उष्मा कहलाएगी। और फिर ये विशिष्ट उष्मा फिक्स हो जाएगी, चाहे आप आधा ग्राम लेंगे तब वही विशिष्ट उष्मा होगी, ठीक है। 1 मिलीग्राम लेंगे तब वही विशिष्ट उष्मा होगी। फिर द्रव्यमान चाहे जितना कम ज़्यादा कर लो, विशिष्ट उष्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उष्मा पे प्रभाव पड़ता है, विशिष्ट उष्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता द्रव्यमान का। बात समझ में आया। हाँ, बार बार पूछेगा कि द्रव्यमान का विशिष्ट उष्मा पे क्या प्रभाव है, तो कोई प्रभाव नहीं है, ठीक ठीक। तो अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डेफिनेशन यहाँ हम केवल बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा ही उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। हाँ, इसका मात्रक बहुत जरूरी है, और 2-1 बातें और बहुत जरूरी हैं, उसे भी हम लिख दे रहे हैं। इधर जगह नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं। इसका मात्रक लिख दीजिए, विशिष्ट उष्मा का मात्रक, विशिष्ट उष्मा का मात्रक। सर मात्रक क्या है, मात्रक बहुत शानदार है इसका, लिख लीजिए। क्या क्या है, ऊपर कैलोरी है तो एक तो हो जाएगा सर कैलोरी
ऊपर कैलोरी बटे ये क्या हो जाएगा ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एसआई ये तो सामान्य मात्रक सीजीएस पद्धति ग्राम है तो सीजीएस पद्धति कर सकते हैं। और एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, एसआई में ये क्या हो जाएगा जूल, कैलोरी के स्थान पे क्या हो जाएगा जूल, तो जूल हो गया जूल प्रति मास का क्या हो जाएगा एसआई में सर किग्रा। और आप बताइए टेम्परेचर का क्या डिग्री सेल्सियस है केल्विन, एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, लेकिन सर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चाहे आप केल्विन लिखो यहाँ चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होगा डेल्टा टी तापांतर है और तापांतर में सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना बराबर होता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 1 केल्विन ही बढ़ेगा। इसका मतलब सेल्सियस पैमाने पर तापांतर के केस में सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझाया था तापमापन वाले में, तो समझ लीजिएगा, इसीलिए समझाया था ताकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति किग्रा केल्विन भी लिख सकते हैं। तो 2 मात्रक आपके सामने पड़े हुए हैं, इन्हें पहले बना लीजिए, फिर हम लोग यहाँ कुछ और लिखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक, जल्दी करिए। देखिए विशिष्ट ऊष्मा ही हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लिखने चल रहे हैं अब क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। जो भी पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। और सबसे अधिक है तो कितनी है, सबसे अधिक है तो कितनी है, तो जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। सर इसको एसआई में बदलें तब, एसआई में तो आप लोग खुद बदलो ना, मज़ा आएगा भाई, आप खुद बदलो ना एसआई में। एसआई में क्या होगा आप बताओ ना, एसआई में क्या होगा, चलो बदल के दिखाएं। देखो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कोई एसआई में बदलो, बदल के दिखा रहा हूँ, यहाँ रफ वहाँ फेयर डायरेक्ट। 1 कैलोरी को कैलोरी रख दो बटे 1 ग्राम गुणे 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे केल्विन लिखो चाहे सेल्सियस लिखो। 1 कैलोरी में कितना जूल, सर 1 कैलोरी में 4.2 जूल अपान 1 ग्राम में कितना किलो पता है, 10⁻³ या 1/1000 लिख सकते हो, 10⁻³ किलो माइनस 3 किलो। और 1 डिग्री सेल्सियस लिखो या 1 केल्विन लिखो, दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि सेल्सियस केल्विन तो बराबर ही होता है महाराज, सेल्सियस केल्विन तो बराबर ही होता है। इसीलिए आपको देखोगे कि लिखा रहता है कि 1 जूल प्रति किग्रा केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्सियस केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो 1 केल्विन लिख दो, क्यों, क्योंकि आपको हम सिखाए हैं तापांतर में डेल्टा C बराबर डेल्टा K, याद होगा, दोनों तापांतर बराबर होता है। और यहाँ डेल्टा, जब Q बराबर MS डेल्टा T पढ़े हो तो डेल्टा T तापांतर है, तो -3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4.2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जूल अपान क्या हो जाएगा kg इंटू क्या हो जाएगा भाई, इंटू केल्विन हो जाएगा। तो इसे हल करो, 10⁻³ गुणा करो, वही जो हम बोल रहे थे 4200 जूल प्रति kg, केल्विन लिख सकते हो अच्छा लगने के लिए, समझ में है। 4200 जूल प्रति kg केल्विन, अच्छा लगने के लिए हम ऐसा करते हैं, हमें अच्छा लगता है 4200। नहीं तो आप 4.2 गुणे 10⁻³ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.2 गुणे 10⁻³ जूल दिया तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम तो भाई हमें 4200 में मज़ा आता है तो 4200 जूल लिखते हैं, ठीक। 4200 जूल प्रति kg केल्विन लिख सकते हो एसआई में। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हटा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस का मतलब 1 कैलोरी 1 ग्राम गुणे 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम जल है, जल के लिए है, 1 ग्राम जल है, उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए,
सर इसमें अगर हो तब इसमें भी निकाल लो, 4200 जूल प्रति केजी केल्विन, 1 केल्विन ऐसे लिखोगे तो क्या कहोगे, 1 किलो जल का ताप 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए 4200 जूल ऊर्जा चाहिए। समझ में आया? सर केल्विन का स्थान सेल्सियस लिख दें, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही हैं। तो फिर कह सकते हो 1 केजी जल का ताप, 1 किलो जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4200 जूल ऊर्जा चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये होता है, मतलब भी समझ में आ गया विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि अगर जिस चीज़ का है, अगर जल का है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर 1 ग्राम जल लोगे उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। और अगर 1 किलो में है एसआई में तो 1 किलो लोगे तो 4200 जूल चाहिए। ये जल के लिए है, ये नहीं कि सबके लिए ही है, नहीं, ये जल के लिए, क्योंकि पदार्थ बदलने पे बदलता है लेकिन द्रव्यमान बदलने पे नहीं बदलता। मान लो हम कहें कि 100 किलो जल की विशिष्ट ऊष्मा बताओ, विशिष्ट ऊष्मा तो वही आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला चाहे जो लिखो, सीजीएस है, एसआई है, ये किस में है? सर एसआई में है, एसआई प्रणाली में है, काम खत्म। जब हम आपको कहेंगे एसआई में बदलो, इसका मतलब इसके स्थान पे 4200 रख दोगे, काम खत्म। और भाई साहब किस में, सीजीएस में ग्राम लगा है, सीजीएस अपने आप क्लियर है, ठीक है। ये प्रणाली तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मापन पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर, ठीक। अब जरा और कुछ देख लो, देखो क्या जल के लिए आपने समझा, जरा और देखो मज़ेदार बात, बड़ी मज़े की बात आ रही है। बर्फ आए, बर्फ गर्म होता है? अरे देखो तो, बर्फ की जिसकी विशिष्ट ऊष्मा दिया इसका मतलब वो गर्म होगा, उसका ताप बढ़ेगा। विशिष्ट ऊष्मा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा दिया इसका मतलब वो गर्म होगा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा पता है कितना होता है? बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो। 1 कैलोरी इधर है ना, आधा कैलोरी, ठीक, आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब आप ये मत कर, ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप कहोगे कि सर एसआई प्रणाली में बताओ, अरे पगलू एसआई में ही का आधा का इधर का 4200 का हो जाए 2100 जूल प्रति केजी डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस, एसआई प्रणाली में हो जाएगा। वो लिखें, लिख दे रहे हैं, ज़रूरत है नहीं, समझ लो। 2100 जूल प्रति केजी केल्विन लिख सकते हो। लो भाई लिख दिए, हमें कहा। सर एक और ख़ास बात है, देखो जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खास है, ज़रूरी है, वही लिख रहा हूँ, ये नहीं कि हवा में सब लिख रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। चलो भाप का, भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की वो विशिष्ट ऊष्मा महाराज, गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा अभी चल रहा है, गुप्त ऊष्मा तो बाद में आएगा। विशिष्ट ऊष्मा, भाप की विशिष्ट ऊष्मा तो बड़े मज़ेदार यहाँ भी किस्सा है, देखो। हालांकि वो 0.47 के करीब होता है, लेकिन हाफ लेने में मज़ा आता है। यहाँ हाफ कैलोरी, हिंदी में लिखो, अच्छा लगता है भाई, हिंदी है, हम होता नहीं हिंदोस्तान हमारा। लो भाई 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। भाप का भी वही, बर्फ का भी वही, जी हाँ 2100 क्या हो जाएगा जूल प्रति केजी केल्विन। सर ये तो गजब बात है। गजब बात क्या है बताओ? पानी से ही बर्फ बनता है, पानी से ही भाप बनता है। पानी है, जल है, टेम्परेचर डाउन करते जाओ बर्फ बन जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ भाप बन जाएगा। सही बात है ना? जल को गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, 100 डिग्री के बाद वो क्या हो जाएगा, भाप बनना शुरू होगा। और घटाओ 0 डिग्री के बाद क्या होगा, 0 डिग्री के नीचे लाने लगो क्या होगा, बर्फ बनने लगेगा। तो इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो गया, याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ। इसका भी आधा कैलोरी, इसका भी आधा कैलोरी, और जल भाई साहब पूरा हो गए। जल भाई साहब पूरा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस जल का होता है, आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस बर्फ का होता है, आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस भाप का होता है। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन देते हैं इस पर। ले लो स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन 1 को हल करें। 500 ग्राम जल का, देखिए एक क्वेश्चन 3 पड़े हैं,
देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन पड़े हैं। 500 ग्राम जल का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, 500 ग्राम बर्फ का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, 500 ग्राम भाप का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो मास क्या दिया है सर 500 ग्राम, क्या चीज़ है जल है, अच्छा है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको पता है, दिया हो या न दिया हो, यस बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, अच्छा है। और इसके बाद क्या दिया है डेल्टा टी, डेल्टा टी ताप कितना बढ़ाना है 10 डिग्री बढ़ाना है। तो कितनी ऊष्मा चाहिए, फार्मूला है Q बराबर यम यस डेल्टा टी, रख दो उत्तर आ जाएगा। यम का वैल्यू 500 ग्राम, यस का वैल्यू 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 1 रख दो। और डेल्टा टी क्या है 10 डिग्री, चाहो तो सब मात्रा के साथ रखो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो तो क्या आ गया 5000 कैलोरी। 5000 कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलो या ऐसे ही छोड़ दो, किलो कैलोरी में लिखोगे तो 5 किलो कैलोरी लिख सकते हो, आंसर हो गया। चाहे यही छोड़ दो यही आंसर हो गया, इतनी ऊष्मा चाहिए। समझ में आई बात, आ गया है तो बना लो। इसके बाद दूसरा बताते हैं, ठीक इसी तरह से दूसरा भी लगाओ, इसको हटाओ फिर दूसरा बताएं। ये हो गया, अच्छा तब इसे हटा रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं। देखो दूसरे में और इसमें क्या अंतर आने वाला है, इसमें 5 कैलोरी या 5 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए था। और दूसरे में ज़रा देखना, दूसरा हल करें, दूसरा क्वेश्चन अगर हल करें तो उसमें क्या है, मास तो सर 500 ही है, 500 ग्राम सेम मास लिए हो, अच्छा है सर। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा जानते हो क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ का कितना होता है, आधा होता है, यही गड़बड़ करोगे, आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और फिर डेल्टा टी क्या होता है 10 डिग्री दिया है सेम, तो वैल्यू रख दो। क्यू कितना चाहिए एम डेल्टा टी, एम का मान 500, यस का मान 1/2, डेल्टा टी का मान 10, कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से 25, 2500 कैलोरी, 5000 का आधा हुआ कि नहीं जी, या 2.5 किलो कैलोरी, ऐसे भी कर सकते हो। किलो कैलोरी में अगर बदलना है तो 1000 का भाग कर दोगे तो 2.5 किलो कैलोरी आ गया, वहाँ क्या आया था 5 किलो कैलोरी, ठीक है, तो जस्ट आधा हो गया। तो फिर ये तीसरा आप खुद कर सकते हो क्योंकि सेम बात है भाप के लिए, तीसरा हम नहीं करेंगे, तीसरा खुद कर लेना, ठीक। समझ में आई बात, इस तरह से। अब आप मुझे कहोगे सर भाप का भी ताप बढ़ता है, जी भाप का भी ताप बढ़ता है। सर बर्फ़ का भी ताप बढ़ता है, जी बर्फ़ का भी ताप बढ़ता है। अब आप कहोगे बर्फ़ तो हमेशा तो ठंडा लगता है सर, ताप कहाँ बढ़ता है, गर्म कहाँ होता है आपको ठंडा इसलिए लगता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लगभग 37 है। और बर्फ़ 0 के ऊपर तो नहीं आ सकता, 0 के ऊपर आने का मतलब वो पिघल के पानी बन जाएगा, बर्फ़ 0 ही रहेगा। तो आपके बॉडी टेम्परेचर से तो बहुत कम टेम्परेचर है उसका, तो जब बर्फ़ टच करोगे तो तुम्हारे बॉडी सुषमा उस बर्फ़ में जाएगी, और जब अपने बॉडी सुषमा बाहर जाती है तो हमें ठंडी लगती है, तो इसलिए बर्फ़ टच करने पर हमें ठंडा लगेगा। 0 के ऊपर तो आएगा नहीं, तो सर 0 के ऊपर आएगा नहीं तब कहाँ गर्म हो गया, तो पागल बर्फ़ माइनस में भी तो हो सकता है, गर्म होगा कि नहीं, -100 पे है, -50 पे है बर्फ़, मान लो -50 पे बर्फ़ है। अब उसे गर्म करके तुम -40 पे लाओ, -30 पे लाओ, -10 पे लाओ, 0 पे लाओ, तो गर्म ही तो हुआ। चलो दिखाते हैं करके एक, ठीक, हाँ नहीं तो समझ में कम आएगा। चलो एक दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, -20 डिग्री सेल्सियस वाले 50 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में आवश्यक ऊष्मा, क्योंकि बर्फ़ का ज़्यादा से ज़्यादा ताप 0, लेकिन कम तो माइनस में जा सकता है, -100, -50, ये सब नीचे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो -20 से बर्फ़ है और उसे 0 तक लाना है, तो इसका मतलब टेम्परेचर वृद्धि कितना होगी, डेल्टा के कितना होगा। चलो इसे हल करते हैं। मास पहले लिख लो, मास कितना है सर 50 ग्राम, 50 ग्राम है। और यस जानते हो बर्फ़ का कितना होता है, आधा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको दिया हालांकि रहेगा लेकिन याद होना चाहिए। अब डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर बताओ, डेल्टा टी क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये T2 हो गया टेम्परेचर, ये T1 हो गया, तो डेल्टा टी क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो 0 -20, तो -20 से 0 तक ले जाना है, इसका मतलब 20 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। ये देख लो T2 माइनस T1, हटाऊंगा इसे, लिखूंगा नहीं, T2 मतलब 0 माइनस T1 का सम क्या है सर -20 है, -20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना माइनस प्लस, तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना,
आपके ऊपर 20 रुपये कर्जा है तो 20 रुपये मिल जाए तो जीरो पे आ जाओगे ना, बस वही बात है। इसे 20 लिख दें तो अंतर, तापांतर क्या हो जाएगा 20, तापांतर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। -20 से जीरो लाना है, तापांतर 20 हो गया, ठीक, डेल्टा टी 20 हो गया। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, यम यस डेल्टा टी, यम का वैल्यू 50, यस का वैल्यू 1/2, डेल्टा टी भाई साहब कट लिए 500 कैलोरी, 500 कैलोरी उष्मा दे दो, -20 से जीरो पे आ जाएगा 50 ग्राम बर्फ। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात? सर भाप को भी गर्म कर सकते हैं, भाप को भी गर्म कर सकते हो। कहाँ से गर्म होगा सर, 100 पे भाप बनता है तो 100 से 120 पे ले जाना है, 120 डिग्री गर्म करो, 130 डिग्री गर्म करो, 140 डिग्री गर्म करो, 150 डिग्री गर्म करो, ऊपर गर्म करो ना, क्या दिक्कत है। तो भाप को अगर 100 डिग्री पर तो नॉर्मली भाप बनेगा, 100 के ऊपर टेम्परेचर का बढ़ाना है भाप का तो उसे और उष्मा देना होगा। तो आप कहोगे कि 50 ग्राम भाप को 100 डिग्री से 150 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी, तो फिर भाप वाला सेम हो जाएगा बात, ठीक है। कहानी सेम, समझ में आई बात? तो इस तरह से भाप भी गर्म होता है और बर्फ़ भी गर्म होता है। हाँ ये ज़रूर है कि आपको ये बर्फ़ जब भी टच करोगे तो ठंडा ही लगेगा, आपको फील होगा कि यार गर्म कहाँ हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो तक आ सकता है। जीरो के नीचे तो बहुत हो सकता है लेकिन जीरो तक ज़्यादा आ सकता है। और अपना बॉडी टेम्परेचर 37 लगभग, तो जब भी बर्फ़ टच करेंगे हमें ठंडा ही लगेगा लेकिन गर्म होता है। बात समझ में आया? और पानी से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होते हैं लोग, ये भी समझ लो। पानी से ज़्यादा भाई, हम देखो अभी कुछ देर पहले आपने चेक किया, 1 कैलोरी अगर उष्मा दोगे पानी का ताप 1 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन 1 कैलोरी अगर उष्मा बर्फ़ को दो उसका ताप 2 डिग्री बढ़ेगा। 1 ग्राम बर्फ़ है तो, समझ में आया? अगर 1 ग्राम भाप है, 1 ग्राम बर्फ़ है, 1 ग्राम पानी, तीनों को 1-1 कैलोरी उष्मा दो, क्या ये बर्फ़, ये जल और ये भाप, 1 कैलोरी इसे भी दो, 1 कैलोरी इसे भी दो, 1 कैलोरी इसे भी दो, तीनों को 1-1 कैलोरी उष्मा हम दिए। इस बर्फ़ का ताप तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, चेक करके देख लो। जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और भाप का ताप भी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। सर कैसे, देख लो इधर चेक करके क्वेश्चन देखो। 1 कैलोरी दिए उष्मा बर्फ़ को, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। m Q का मान 1 कैलोरी, m सेम 1 ग्राम, 1 यस बर्फ़ का 1/2, डेल्टा टी देखो कितना बड़ा सर, 2 बराबर डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी मतलब 2 डिग्री सेल्सियस आ गया, आया कि नहीं? सर जल के लिए क्या हो जाएगा, जल के लिए देख लो Q बराबर ये जल है, जल के लिए है, ये क्या था बर्फ़ के लिए या भाप के लिए, दोनों के लिए सेम बात है। एम एस डेल्टा टी, Q का मान 1 कैलोरी दिए, m का मान 1 ग्राम है, यस का मान 1 है, डेल्टा टी क्या होगा देख लो, डेल्टा टी 1 ही आएगा। डेल्टा टी जल के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बात समझा करो बातों को, ठीक है। अर्थात बर्फ़ और गर्म होता है और ढंग से गर्म होता है, अच्छी बात है। चलो समझ में आ गया होगा बात, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और ठीक, और होमवर्क के लिए तैयार रहो, होमवर्क दे रहे हैं सर, ठीक। ये देखिए आपका क्वेश्चन है होमवर्क, 100 ग्राम बर्फ़ को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी। तो आवश्यक उष्मा बताना है, बर्फ़ है ध्यान देना, जल नहीं है, ठीक। तो 100 ग्राम बर्फ़ है, इसको सॉल्व करें और इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।